हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से सिग्मा गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास कुमार झा फिर से एक जो सुपर 30 जो हमारा ये सीरीज चल रहा है उसकी एक पेडागोजिकल वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। आज हम हिंदी पेडागोजी की जो 30 क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टीडीपी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बच्चों। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए। और वो बेस्ट जो 30 क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं एग्ज़ाम में उस पर हमने वीडियो बनाई थी वो। और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट्स को भी और क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से आपको उसमें बताया गया है। तो आप एक बार ज़रूर इसको देखिए, ठीक है। आज हम फिर से हिंदी के लिए जो 30 क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं और ख़ासकर जो लेटेस्ट पैटर्न है हमारा, जो अभी सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी पर, इंग्लिश पेडागोजी पर या जो अलग सीडीपी पेडागोजी के ऊपर, तो उस पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि ताकि आपको जो नए क्वेश्चंस हैं, नए तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल पाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो आज की क्लास जो है उसमें हम हिंदी पेडागोजी की जो 30 क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। क्लास नंबर देख रहे हैं आप लोग, 9वीं क्लास है हमारी, आज 9th क्लास है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली बात है कि जो हिंदी पेडागोजी, आपको पता ही है कि पेडागोजी होती है तो आपकी हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होता है बच्चों, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है बच्चों, ठीक है। इवन ये जो हिंदी पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इंग्लिश पेडागोजी में भी यूज़ हो सकता है। तो आपको अगर हिंदी पेडागोजी में अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो आप उसका इंग्लिश में भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भाषा अंतरण ट्रांसलिंगुअल क्या होता है, ठीक है। भाषा को विशेषण के स्थान पर क्रिया के रूप में देखना, दो भाषाओं की पृथक पृथक व्यवस्था होने की धारणा को चुनौती देता है। भाषा शिक्षा के केंद्र में सामाजिक न्याय के मुद्दे को स्थान देता है, या एक भाषा से अनेक भाषा के प्रयोग पर ध्यान देता है। तो यहाँ पे ट्रांसलिंगुअल का मतलब क्या हुआ कि एक भाषा दो भाषा से जुड़ी हुई होती है। आपने देखा होगा कि हम हिंदी और इंग्लिश को हम साथ साथ यूज़ कर लेते हैं, तो जहाँ पर एक से अधिक लैंग्वेज को मिलाकर कोई चीज़ समझाते हैं तो उसको हम ट्रांसलिंगुअल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि यानी कि जहाँ पर लैंग्वेज का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेज को समझने और समझाने में। ये ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर ये होना चाहिए कि दो भाषाएं जो हैं वो पृथक व्यवस्था होने की धारणा को चुनौती देता है। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि दो भाषाएं जो हैं उनका आपस में जुड़ाव होता है, आपस में क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। बाकी सामाजिक न्याय की बात करते नहीं है, एक भाषा से अनेक भाषाओं के प्रयोग की बात की तो ये भी गलत है। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, दैट इज सेकंड, की दो भाषाओं पृथक पृथक नहीं है, दो भाषाएं जुड़ी हुई हैं। एक भाषा दूसरी भाषा में क्या होती है, प्रयोग होती है, और दूसरी भाषा पहले भाषा में क्या होती है, यूज की जाती है। आपको याद है, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षार्थियों की रचनात्मक अंतर्निहित सामर्थ्य का पोषण करना है, यानी कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना है हमें, है ना। उसको लिखने में क्रिएटिव बनाना है, पढ़ने सीखने में क्रिएटिव बनाना है, और बच्चा खुद के अनुभव से सीख पाए ऐसा माहौल हमें तैयार करना है। क्या करोगे, विद्यालय पूर्व कक्षाओं और विशिष्ट कार्यक्रमों तक ही सीमित रखना, मतलब विद्यालय से पूर्व कक्षाएं जो होती है उस तक सीमित रखना, ऐसा तो नहीं है। मुख्य धारा के शिक्षण से पृथक प्रक्रिया होनी चाहिए, बिल्कुल मुख्य धारा से अलग होनी चाहिए, ये भी गलत है। अध्यापक को प्रदत्त कार्यों में से एक कार्य है, मतलब प्रदत्त कार्य जो देता है असाइनमेंट उसमें से एक काम ये है, ये भी नहीं हो सकता बच्चों। तीन तो ऊपर के गलत है। सभी विचार बिंदुओं चाहे वे गलत ही क्यों ना हो उसको प्रोत्साहित करना, देखो काफ़ी तक ठीक बात है ये। देखिए बच्चा अपने वर्ड्स रख रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने विचार को रख रहा है, तो चाहे वो गलत है। हालांकि देखो गलत को हमें बाद में ठीक करना होगा ताकि बच्चों में जो गलत नेगेटिव कॉन्सेप्ट ना डेवलप हो पाए, बट तत्काल हमें बच्चों को बोलने के अवसर देने हैं, बच्चों को अपनी बात को कहने के अवसर देने हैं, अपने विचार को रखने के अवसर देने हैं। कई बिंदुओं को हम प्रोत्साहन देंगे। उस समय अगर हम उसको टोकते हैं, गलत कहते हैं, तो बच्चा हो सकता है कि नेगेटिव भी हो सकता है। इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से कि बेस्ट आंसर यहाँ पर 3 लग रहा है। ऊपर के जो 3 आंसर है बच्चों वो इसके आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों आंसर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, दैट इज 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय, पाठ योजना आपको पता ही है लेसन प्लान होता है बच्चों, जो स्कूल में बनाने के लिए मिलते हैं हमें, है ना। बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टीपीआर बोलते हैं इसको, टीपीआर का फुल फॉर्म होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। देखो ये एक ना एक्टिविटी होती है बच्चों, एक मेथड होता है
इसमें वो टीचर जो है वो बॉडी के जो एक्शंस होते हैं, एक्शन के माध्यम से बच्चा शब्दों जो टीचर है शब्दों को समझाता है, वाक्य को समझाता है। यानी कि जो भी चीज़ सिखा रहा है उसको फिजिकल एक्शन के माध्यम से यानी कि शारीरिक क्रिया के माध्यम से दिखा। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि पक्षी उड़ रहा है तो पक्षी को उड़ते हुए दिखाऊंगा मैं। अगर मैं बोलूँ कि जो है क्या नाम है आपका, जो घोड़े हैं ऐसी आवाज़ लेके चलते हैं, या बिल्ली जो है म्याऊं आवाज़ करती है, तो मतलब कि हम एक्शंस को वर्ड के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं TPR। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी विधि है। ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापकों को निम्न में से क्या करना चाहिए? गतिविधियों को ना करवाकर प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसा नहीं है। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियाँ होनी चाहिए, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, ये है। ऐसी गतिविधियाँ करवाएं जो कि अपनी सीट पर बैठे बैठे बच्चा बैठे बैठे हो और जोड़ों में भी या समूह में भी कार्य करे। मतलब एक्टिविटी करे जो मतलब अकेले भी करे बच्चा, क्या करे, समूह के साथ भी करे। और कक्षा में कुछ संबंधित गतिविधियाँ करवाएं। तो ये तो फोर्थ और तो नहीं होना चाहिए। तो कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियाँ होनी चाहिए। ऐसी गतिविधियाँ करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर और बैठे बैठे हों और हो सके और जोड़ो या समूह में कार्य। हाँ, कि अपने सीट पर बैठे बैठे बच्चा वो एक्टिविटी को कर पाए, तो बच्चा एक्टिविटी को कर भी पाएगा और सीख भी पाएगा और कनेक्ट भी कर पाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों हमारा थर्ड। क्योंकि बच्चा ये TPR में हम बच्चों को बैठे बैठे एक्टिविटी करने के लिए कहते हैं। जैसे बच्चे को टीचर निर्देश देती है कि ऐसा करो, बच्चे उसको क्या करते हैं, एक्शंस को क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, थर्ड होना चाहिए। थर्ड का आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड। नेक्स्ट है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? तो नियम की बात कौन करता है? देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि होती है, ये हमारा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन मेथड। इसमें हम ट्रांसलेट करते हुए सिखाते हैं, तो ट्रांसलेशन होती है। हम क्या करते हैं, वो करवाते हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके समझाते हैं। निगमन में क्या होता है कि पहले बच्चे को लैंग्वेज के हम बताते हैं रूल्स, और रूल्स से बच्चे को हम लेके जाते हैं एग्जाम्पल की ओर। यानी कि पहले हम बच्चे को क्या देते हैं, नियम बताते हैं, और नियम से क्या है बच्चों, हम बच्चे को उदाहरण की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है। और आगमन में उल्टा होता है कि पहले इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि पहले हम बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल से क्या होता है, रूल की ओर लेके जाते हैं। यानी कि पहले उदाहरण देते हैं और फिर नियम बताते हैं। और संप्रेषण में कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे रूल सिखाने की बात की जा रही है, तो रूल सिखाया किस में जाता है, निगमन विधि में। आंसर क्या होगा बच्चों? हाँ, ये दोनों मेथड खासकर हम ग्रामर को पढ़ाने में यूज करते हैं। ग्रामर आपको पता ही है कि क्या नाम है आपका, व्याकरण होता है। व्याकरण में आगमन निगमन बहुत अच्छी विधि होती है। तो अगर बेस्ट देखा जाए दोनों में से, तो आगमन विधि को हम काफ़ी अच्छे तरीके से यूज करते हैं। आगमन विधि बहुत ही अच्छी विधि मानी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य करने देने की योजना बना रही है। मतलब कि बच्चे को लिखने का अवसर दे रही है कि बच्चा काफ़ी खाली लिखे। उसमें अंडरस्टैंडिंग वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, बस खाली बच्चा लिखने के कौशल का विकास कर मुक्त लेखन का क्या देती है, अवसर देती है। ठीक है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान दिया जाए? छात्र की लिखावट अच्छी हो, शिक्षण वस्तु की सटीकता हो, विषय वस्तु की प्रभावता हो, प्रभावी हो, सटीकता भी हो। तो बच्चा एक फ्लो में भी लिख पाए और थोड़ा सा सही सही भी लिख पाए, सटीकता भी होनी चाहिए। दोनों पे ध्यान देना चाहते हैं, तो अभी इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4, कि बच्चा जो है फ्लो में भी लिखे और साथ में बच्चा सही भी लिखना सीखे। हालांकि पहला फोकस तो केवल फ्लो पे होता है, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि बच्चा सही सही वर्ड्स को लिखना सीख जाए, इसलिए हम बच्चों को मुक्त लेखन करवाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों का, 5 का आंसर होना चाहिए। 6 है, टॉप डाउन से आशय क्या है, समग्र अर्थ पर ध्यान देना। तो अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशय है? ये टॉप डाउन जो होता है, टॉप से डाउन यानी कि ऊपर से हम नीचे की ओर जाते हैं। यानी पहले बच्चे को हम वाक्य सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, और फिर जब अक्षर पे आते हैं तो उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और फिर कह रहा है बॉटम अप। बॉटम अप क्या होता है, पहले छोटे से हम बड़े की ओर बढ़ते हैं। जब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। अगर मैं पहले आपको लेटर सिखा रहा हूँ, अक्षर सिखा रहा हूँ, और फिर मैं आपको वर्ड सिखा रहा हूँ, और फिर मैं आपको सेंटेंस सिखा रहा हूँ, तो ये जो अप्रोच होता है इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम अप अप्रोच। ये लैंग्वेज की अप्रोच है बच्चों। और जब मैं उल्टा कर रहा हूँ, यानी कि पहले मैं आपको सेंटेंस सिखा रहा हूँ, फिर वर्ड सिखा रहा हूँ, फिर लेटर्स की ओर लेके जा रहा हूँ, इस तरीके को हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। ये आपने 2 अप्रोच सुने होंगे, इंग्लिश पेडागोजी में भी आते हैं ये बच्चों।
तो अप्रोच है। तो ये कह रहा है कि जब टॉप डाउन अप्रोच में समग्र अर्थ होता है, समग्र यानी कि हम ऊपर से नीचे की ओर लेके जाते हैं वो। तो बॉटम अप में क्या होगा, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि पहले बच्चे को अक्षर सिखाएंगे, फिर हम बच्चे को वर्ड सिखाएंगे, फिर सेंटेंस आएंगे। तो किस में दिया हुआ है, देखिए पाठ्य पुस्तक से शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना, शब्दों और वाक्यों पर, यानी कि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, फोर्थ, है ना। ये पाठ्य पुस्तक में शब्दों और वाक्यों को जो सिखाया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। लघु उत्तरण्य पर ध्यान देना, अमूर्त पाठ्य चारों पर ध्यान देना, और पठन पूर्व की बात की तो ये पठन पूर्व ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली ये लेटर्स से है, लिखने से है, ये जो हमारा अप्रोच है ये लिखने से है, सिखाने से है कि कौन सी चीज़ को हम पहले सिखा रहे हैं बच्चों के अंदर, कौन सी चीज़ पहले बच्चे में डेवलप कर रहे हैं, लिखना या पढ़ना भी आप कहने के कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। कि लैंग्वेज टीचर है उसके प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षक के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न वर्ग समूह बनाना। ये गलत है बच्चों, निर्देश में नहीं दे सकते। हाँ, कि बच्चा कैसे कम्युनिकेट कर सकता है या कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है उस पर ध्यान देना। इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चा हमारा सेकंड, कि बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, बच्चे को बातचीत करने में समस्या ना हो, अपनी बात को स्वतंत्र तरीके से बच्चा रख पाए, अभिव्यक्त कर पाए, अपनी बात को संप्रेषित कर पाए, ऐसा हम कोशिश करें। और आपसी वार्तालाप जो होता है, बातचीत जो होती है, बच्चा कर पाए, ये हम चाहते हैं एज अ टीचर अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। चलिए सेकंड इसका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट है कि एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसे पृष्ठ पलटने लगती है। तो ये सब में क्या सम्मिलित है। देखिए ये जो तरीका होता है कि बच्चा केवल पुस्तक को देख रहा है, उसके पृष्ठ को उलट रहा है ना, लिख नहीं रहा है, अभी लिखने वाला काम नहीं कर रहा है। ये लिखने से जस्ट पहले का काम होता है। बच्चा पकड़ता है, अब उसने पकड़ना सीखा है, पलट को हमने कभी देखा होगा कि बच्चे बुक्स लेते हैं, उसको पलटने लग जाते हैं, फिर अपने उसको लिखने लग जाते हैं। इस प्रकार यानी कि वो शुरुआती सीखने की प्रक्रिया में आ रहा है या आ रही है। इसको कहा जाता है इमरजेंट लिटरेसी। इमरजेंट लिटरेसी में बच्चा कुछ लिखता नहीं है, ये लिखने से पहले की अवस्था होती है, जहाँ बच्चा केवल क्या कर रही है, उस वो एक्टिविटी कर रही है, देखना, पकड़ना, उस पर पृष्ठ जो पृष्ठ होते हैं उसको पलटना, ये सब कहा जाता है। उसको कहा जाता है उद्गामी इमरजेंट, ठीक है। उद्गामी समाधान नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, गुणसूत्र नहीं है। आंसर क्या होगा बच्चों आपका, इमरजेंट लिटरेसी मतलब होता है लिटरेसी से पहले, लिखने से पहले का समय होता है, जहाँ बच्चा लिखने संबंधी तैयारी करता है या लिखने संबंधी क्रियाकलाप में इन्वॉल्व होने वाला है यानी शामिल होने। आंसर क्या होगा हमारा, दैट इज नेक्स्ट। ये एक असर्शन रीजन पे क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि वे ऐसा करने के लिए अनुमानसिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं। ऐसा नहीं है अनुमानसिक रूप से, ऐसा कुछ अनुमानसिकता का भाषा पर एज सच उतना प्रभाव नहीं होता। ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं की तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है बच्चों। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चे को भाषा अर्जन सिखाना है तो चाइल्ड सेंट्रिक वातावरण हमें देना पड़ेगा, यानी कि हमारा कथन गलत है और कारण आपका सही है। कथन गलत है, कारण सही, ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है, यहाँ पर बनता है ए। रीजन असर्शन ठीक है, बट रीजन जो है वो आपका क्या है, ए इसका क्या है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बड़े ही थोड़े कॉम्प्लिकेट बना के देते हैं, बट ये थोड़ा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आराम से इसको आप कर लोगे, ठीक है। इसका बेस्ट आंसर यहाँ पर ए। नेक्स्ट देखते हैं, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भ में अनुसार, यानी कि शब्दों के अर्थ, यानी कि कोई शब्द है उसका अर्थ हम कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई भी सेंटेंस लिख दिया, उसको कैसे क्या है, उसके अंदर किस चीज़ की बात की जा रही है, तो संप्रेषण वाली तो यहाँ पे कोई बात हो ही नहीं रही, अधोमुखी बॉटम अप उपगामी की कोई ऐसी बात यहाँ पर हो नहीं रही। इसके अलावा समग्र भाषा, यानी कि इसको बोलते हैं होल लैंग्वेज फार्मूला, जहाँ पे बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है, पढ़ना, लिखना, ग्रामर, रूल्स सारे सिखाया जाते हैं, तो उसको होल लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं या होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बेस्ट रखे संरचना। जैसे मैं क्या था कि कोई भी सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस को फिर कॉन्टेक्स्ट में यूज करें कि भाई जैसे मान लो कि एक सेंटेंस हमने लिखा, राम घर जाता है, तो राम क्या है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, तो हम ऐसे कॉन्टेक्स्ट में सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं संरचनात्मक उपागम, ठीक है बच्चों। इसमें बेसिकली ये टेक्सचुअल अप्रोच कहलाता है बच्चों, जहाँ पे सेंटेंस के द्वारा हम कोई चीज़ समझाने की कोशिश। आंसर बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? भाषा के बारे में आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये होती है एक तरह की विचार विमर्श योग्यता, अधिक भाषिक योग्यता, जिसमें बच्चा उस भाषा के बारे में सोचता है या सोचकर बात को कहने की एबिलिटी रखता है। गुणात्मक जागरूकता नहीं है बच्चों, इसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कहते हैं। इतनी पूर्णता भी नहीं है और गामी साक्षरता भी नहीं है। गामी साक्षरता बच्चों वही था तो हम इमरजेंट लिटरेसी कहते हैं, जो बच्चा लिटरेसी में आने से पहले क्रियाकलाप करता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा? दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। एक माँ ने कक्षा सेकंड की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुना है। ये कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे कई भाषा आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्क से सीखते हैं, तो केवल की बात की जा रही तो गलत है ये। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित होता है। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई गुण विकास का पुनर्बलन देते हैं। ये तो गलत है बच्चों। तो सरकारी उपागम के अनुसार बच्चे कई कई भाषाएं आविष्कृत करते हैं, ये बात भी सही है। और मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूल होता है। ऐसा नहीं है सहज नहीं होता, कभी हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है कि रचनावादी उपागम क्या होता है, बच्चे नए नए शब्दों को सीख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? रचनावादी। और रचनावादी विभाग में आपको पता ही है कि बच्चे जो होते हैं, पहली बात तो होते हैं सक्रिय रूप से सीखते हैं, और दूसरी बात बच्चे जो होते हैं स्वयं के अनुभवों से क्या करते हैं, स्वयं के अनुभवों से कोई भी भाषा क्या करते हैं, सीखते हैं। बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? दैट इज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। प्रारंभिक साक्षरता वही आ गया, लिटरेसी हमारी को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है कि जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। ओके, वयस्क प्रश्न पूछता है और आपकी संवाद को प्रोत्साहन देता है, और फिर दोनों की भूमिका बदल जाती है, मतलब कि एक दूसरे की भूमिका बदलते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मतलब कि एक पहले पूछता है, दूसरा आंसर देता है, फिर दूसरा पूछता है, पहले आंसर देता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम क्या कह सकते हैं? इसको कथावाचन कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है, कथा तो कोई पढ़ नहीं रहा। मॉडल पठन भी नहीं होता ये। ठीक है, साझा मतलब हेल्प से पढ़ना, हेल्प यहाँ पे खैर ऐसा कुछ कि दोनों एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। हाँ, संभाविक पठन हो सकता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे को दूसरा एक अपने टास्क को बदलते हुए कोई रीडिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा? डेट इज सेकेंड, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या मतलब क्या भी रहा है, प्रोत्साहन, आपसी संवाद से प्रोत्साहन करते हैं और दोनों भूमिका बदल देते हैं। तो संभाषिक पठन कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है अपने रोल को चेंज करते हुए कोई एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकता है? मतलब श्रवण मतलब कि सुनने का विकास कैसे कर सकता है? शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिससे वे निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड होता है बच्चों, तो ये तो गलत होगा। छात्रों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके ओके अन्य भाषिक कौशलों को संबंध किए बिना केवल श्रवण कौशल पर ध्यान देकर, ये तो गलत है। विद्यार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजन करना जिसमें वे तरह तरह से भाषा स्रोत और लोगों से सुने, और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियां भी संकलन हो। यानी कि सुनने की संबंधी गतिविधियां तो हो ही रही हैं, साथ में पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी गतिविधियां भी साथ साथ में होनी चाहिए, इसमें समझ शक्ति और अच्छे से बढ़ सकती है। बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा? दैट इज। ठीक है, अगर ये नहीं होता आंसर तो हम कहीं ना कहीं बच्चों को सेकंड बोल सकते हैं कि बच्चा क्लास में भी बोल रहा है, क्लास के बाहर भी सुन रहा है, सुनने का विकास बच्चे में होगा। बट बेस्ट आंसर देखा जाए हमारा फोर्थ आंसर यहाँ। नेक्स्ट है अभिकथन की प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सटीकता मतलब कि सटीक भाषा बच्चे सीखे। सटीकता, सटीक तो हालांकि हम ऐसा नहीं कहते कि सटीकता होनी चाहिए। देख लेते हैं। व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग। व्याकरण तो कभी अंग बिल्कुल ठीक है, बट भाषा में सटीकता वाली बात हम नहीं करते। देखो बच्चा भाषा सीखे, हमारा इतना कर्तव्य होता है, बट सटीक सीखे जरूरी नहीं है। हाँ, बाद में हम कोशिश करते हैं कि बच्चा सटीक सीखे, बट सटीकता बच्चों को भाषा में आएगी ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है, संभव नहीं है। बट हाँ, हम चाहते हैं कि बच्चा भाषा सीखे। वो भी प्राथमिक स्तर की बात की तो सटीक भाषा बच्चा सीख ही नहीं सकता, तो ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड यहाँ पर क्या है? सटीकता एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये गलत है, ये सही है, यानी ए गलत है, आर सही है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट आपका ये क्या है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता
के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों के को क्या कहा जाता है? जब भाषा शिक्षण में प्रवृत्ति और साक्षात शिक्षा साथी मतलब पैडागोजी, जब भाषा को सिखाने में पैडागोजी यूज करते हैं, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को कहा जाता है उपागम। उपागम ही एक तरीका होता है जहाँ से एक तरीका होता है जिसके माध्यम से भाषा सिखाते हैं। तो तरीका या जो भी टेक्निक हम यूज करते हैं वो उपागम होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? उपागम। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात की नहीं जा रही, विषय वस्तु कंटेंट को कहते हैं, युक्ति टेक्निक होते हैं। पर टेक्निक से हटकर क्या होता है? एक अप्रोच, किस तरीके का यूज आप कर रहे हो, तो अप्रोच बोल सकते हैं, यानी कि डी। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो कि क्लास के बीच में लिया जाता है और जिसका कर्तव्य, जिसका मतलब मेन पर्पस ये कह सकते हो कि बच्चों की जो एबिलिटी है, क्षमता है, योग्यता है, उसको सुधारना है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम करते हैं, एक समेटिव होता है, एक फॉर्मेटिव होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जल्दी अच्छा करते हैं ताकि बच्चों की प्रॉब्लम्स को हम समझ पाएँ, उसको सॉल्व कर पाएँ। परिवर्तन से संबंधित नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। फॉर्मेटिव से हम चेंजेस लेके आते हैं तो ये गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है उसके बारे में बताता है। अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, मेन है ये है बच्चों कि रचनात्मक आंकलन का जो मेन एक कर्तव्य होता है वो क्या लेके आना, बच्चों की योग्यता में, क्षमता में क्या लेके आना, सुधार। यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? थर्ड इज शुड बी द बेस्ट आंसर। एक अध्यापक का विश्वास है कि मुक्त लेखन से उसके विद्यार्थियों भाषाई कौशल मजबूत होंगे, मतलब मुक्त रूप से लिखना सिखाएंगे तो अच्छे होंगे। मुक्त लेखन से क्या तात्पर्य है? किसी भी निःशुल्क स्रोत से लिखा गया लेखन गलत। मुक्त चित्रकारी पर आधारित लेखन गलत। मानस में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उन्हें लेखन के नियमों और ध्यान को में रखें बगैर लिखने का अभ्यास। यही होता है मुक्त लेखन में हम बिल्कुल बस धारा प्रवाह लिखते रहते हैं, ये नहीं देखते कितना सही कितना गलत लिखा है। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा? आपका थर्ड होगा, क्योंकि सुनियोजित तो होता नहीं है, व्याकरण नियम का हम ध्यान ही नहीं देते। बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? दैट इज कि हम बस खाली लिख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि कितना वो नियम के अनुसार है या नहीं है, बस केवल मुक्त रूप से लिख रहे हैं। यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों? क्योंकि लिखने का कौशल प्रवाह जो है बच्चों में विकास करना। चलिए, लेखन प्रक्रिया के चरण प्रकाशन से प्रारंभ होते हैं, पब्लिशिंग से। पब्लिशिंग तो नहीं होता बच्चे, पब्लिश सबसे लास्ट में होता है, पब्लिश तो सबसे लास्ट में होता है, तो ये सबसे लास्ट वाला स्टेज है ना। मानस चित्रण, माइंड मैपिंग ऐसा भी नहीं होता, मेरे पास समाप्त होता नहीं, समाप्त की बात तो नहीं है। हाँ, मानस मंथन ये होता है बच्चों। मानस मंथन मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ये याद रखना। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको पता है क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब होता है बच्चों कि हम ना पहले आइडियाज़ बनाते हैं, जब भी कोई चीज़ लिखना होता है ना बच्चों, उसमें हम पहले क्या करते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, पहले से आइडिया बनाते हैं। ये आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये आपका प्री राइटिंग टास्क होता है, तो हम प्री राइटिंग टास्क कह सकते हैं। प्री राइटिंग का मतलब ये होता है कि हम लिखने से पहले कुछ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आइडियाज़ बनाते हैं, यानी कि विचार बनाते हैं, उसी को मानस मंथन कहा जाता है। शुरुआत हमेशा याद रखना मानस मंथन से होता है, और सबसे लास्ट जो स्टेज है लेखन का वो है प्रकाशन, यानी कि पब्लिशिंग। पब्लिश का मतलब क्या है कि आपने उसको क्या कर दिया? जारी कर दिया। आपको ध्यान रखना। समीक्षा बीच में कहते रहते हैं, रिव्यू कहते हैं इसको बच्चों, रिव्यू भी होता है बच्चों। तो पहले तो आपको पता ही है, पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्री राइटिंग का टास्क। फिर हम क्या करते हैं उसमें कुछ क्या करते हैं? प्री राइटिंग कर लिया, फिर इसको ड्राफ्ट करते हैं, यानी कि लिख कर देख लेते हैं, ड्राफ्टिंग किया हमने। फिर हम उसका क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं कि भाई सही लिखा है, कितना लिखा है, रिव्यू किया हमने इसको, है ना। फिर हमने क्या किया उसमें? फिर एडिटिंग कर देते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर देते हैं। फिर उसका क्या करते हैं? प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग मतलब होता है उसको हम एक बार पढ़ कर देखते हैं, है ना। और फिर लास्ट में लास्ट स्टेप पे क्या करते हैं? उसको हम पब्लिश करते हैं। याद रखना, पब्लिश करना, प्रकाशन करना लास्ट स्टेज होता है, और प्री राइटिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग जो टास्क हम करते हैं वो पहले करते हैं। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, दैनिक समाचार पत्र पठन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? विस्तृत पठन नहीं, सरसरी तौर पर ये होता है बच्चों, सरसरी तौर पर जब पढ़ते रहते हैं, इसको हम धारा प्रवाह बोलना भी बोलते हैं, या द्रुत गति से पढ़ना भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधी सी बात, विस्तारित लेखन भी होता है, बारीकी से नहीं होता, विस्तृत भी होता है। तो आंसर क्या होगा? सरसरी तौर पर। ये एक तरह का सस्वर पठन में आ जाता है, उसमें मौन पठन में आ जाता है, इसमें हम बिल्कुल सरसरी तौर पर क्या होता है? पढ़ते रहते हैं। तो मौन पठन को ही हम सरसरी तौर पर पठन कह सकते हैं, तो मौन पठन याद रखना। ठीक है, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 6 के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पठन पूर्व गतिविधि में संकलन किया है, मतलब पढ़ने से पहले की गतिविधि में संकलन किया है। यह अध्यापक को किस तरह से मदद करेगा?
मतलब पूर्व गतिविधियों में क्या है, पाठ सामग्री के सारांशीकरण करने में, ऐसा तो नहीं है। हाँ, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ पाठ्य पुस्तक को जोड़ने में, ताकि वो जोड़ पाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बच्चा पहले से प्लान बना पाए उसकी ना, तो ये होना चाहिए। शिक्षार्थी द्वारा पाठ्य पुस्तक सामग्री को याद करना तो वैसे भी नेगेटिव वर्ड होता है, ये तो गलत है, और जो कि तो भी कहा जा रहा है, ये भी गलत है। पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों को, अर्थ को याद करना, तो यहाँ भी नेगेटिव वर्ड है, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि, है ना, यानी कि पढ़ने से पहले गतिविधि से जोड़ रहा है, ताकि वो पूर्व ज्ञान से जोड़ पाए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और एक तरह से किसको उस चीज़ की नॉलेज मिल जाए। आंसर यहाँ पे दो। जो व्यक्ति विभिन्न भाषाओं को प्रभा के साथ बोल सकता है, ये क्या कहा जाता है? ठीक है, जब व्यक्ति विभिन्न भाषाओं को प्रभा के साथ बोल सकता है विभिन्न भाषाओं में, तो उसको बोलते हैं बहुभाषिता। बहुभाषिता में होता है कि हम एक से अधिक भाषा को में चीज़ों को जोड़ते हुए सीखते हैं। हालांकि हमारा देश आपको पता ही है कि मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषी है। हमें एक से अधिक भाषा से बच्चों को जोड़ते हुए हमें सिखाना चाहिए। एक भाषा शिक्षक का एक कर्तव्य है कि वो बच्चे की जो जो हम भाषा सिखा रहे हैं, जो लक्ष्य भाषा सिखा रहे हैं, वो बच्चों की जो भाषा है, बच्चे का जो भाषाई समाज है, उससे बच्चा क्या कर पाए, जोड़ पाए। ऐसी भाषा होनी, सेकंड होना चाहिए। एकल भाषी नहीं है, भाषा वैज्ञानिक नहीं है, भाषा भी नहीं है। ठीक है, कक्षा 6 को विद्यार्थी गीतिका कुछ शब्दों का अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर पाती, मतलब सही अच्छे तरीके से बोल नहीं पाती है। अध्यापिका उस पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, अध्यापिका ने उस पर ध्यान दिया व्यक्तिगत रूप से, और विभिन्न युक्तियों द्वारा मदद की, और उससे क्या किया, बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई और उसको हेल्प करी। तो वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की ने, आपको पता ही है कि इस प्रकार की हेल्प को उन्होंने कहा था स्कैफोल्डिंग, अगर आपको याद होगा तो। प्रकार की हेल्प को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। का मतलब होता है सहारा देना। तो पुनर्बलन है नहीं, अनुकूलन है नहीं, मॉडल है नहीं, आंसर क्या होगा, मदद या सहारा देना। वाइगोस्की कहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत अगर हम सपोर्ट दे दें, एक हेल्प कर दें, इसको हम हिंदी में पाड़ भी बोल देते हैं कई बार, है ना, ढांचा भी बोल देते हैं कई बार, है ना, तो इससे बच्चे को कोई हेल्प मिल जाती है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बेस्ट क्या मतलब आंसर ही आपका ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपके कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, मतलब देखने में असमर्थ बच्चे हैं, तो भाषा के अध्यापक होने के नाते कौन सी युक्ति अपनाएंगे? उनके लिए विशेष अध्यापक का प्रबंध करेंगे, करने के लिए प्रशासन को कहेंगे? ऐसा तो नहीं है, तो बच्चा सीख पा रहा है तो जरूरत नहीं है इस चीज़ की। उनके साथ सामान्य विद्यार्थी के रूप में व्यवहार करना और श्रव्य सामग्री द्वारा उन्हें सहयोग देना, बिल्कुल सही है बच्चों। देखने में समर्थ है तो श्रव्य सामग्री बहुत अच्छे से बच्चे के काम आएगी। और ऑब्वियसली बात है कि हम आपको बताया था बच्चों, काफ़ी बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हम एक समावेशी विद्यालय की बात करते हैं, है ना, और जहाँ पर समावेशी विद्यालय होता है वहाँ पर हम सामान्य बच्चे हों चाहे वो असामान्य बच्चे हों, दोनों को एक ही तरीके से पढ़ाते और हैं। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इस सेकेंडरी आंसर है इसका। आपको याद रखना है, यानी कि आप बच्चा डिसेबल्ड हो या नहीं हो उसको सामान्य मानना है। बच्चे को ये फील नहीं कराना है कि आप किसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हैं, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। अनदेखी करते हुए विशेष विद्यार्थियों पर ध्यान देना नहीं, यदि वह विद्यार्थी दूसरे, बेस्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, एक भाषा अध्यापक विभिन्न भाषाई गतिविधियों और कार्यों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के बारे में सूचना संग्रह करता है, मतलब बहुत तरीके से सूचना संग्रह कर रहा है, और वे अगम की प्रगति का आंकलन करता है कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया। ठीक है, इस आंकलन को क्या कहा जाता है, प्रगति देख रहा है ना, सूचना इकट्ठा किया है और उसकी प्रगति प्रोग्रेस देख रहा है। तो प्रोग्रेस बेसिकली हम किस में देखते हैं, इसमें देखते हैं रचनात्मक में। सूचना संग्रह कर रहा है यहाँ पर और करके उसको गतिविधियों का प्रगति देख रहा, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा योगात्मक, समेटिव असेसमेंट। इसमें ही हम उस सूचनाओं का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर एक तरह का उसका प्रोग्रेस जो है चेक करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, रचनात्मक तो सुधार के लिए होता है, ये तो बीच बीच में चलता रहता है ना, पूर्णता है नहीं, सतत तो कंटिन्यूटी की बात की जाती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, दैट इज सेकंड। कक्षा 7 के अध्यापक को अपने शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का आंकलन करना, लेखन का मतलब लिखने का आंकलन करना है, तो उसके द्वारा विकसित परीक्षण मदों का क्या उद्देश्य, शिक्षार्थी सुतलेख लिख सकें, शिक्षार्थी किसी बात के बारे में वर्णन कर सकें, शिक्षार्थी विचारों को संबंध और व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करें। ऑब्वियसली बात है कि मेन वही होता है कि बच्चा अपने विचार को अच्छे से व्यक्त कर पाए और रिलेट कर पाए, रिलेटिव हो और सही तरीके से अपनी बात को क्या कर पाए, बच्चे को अभिव्यक्त कर पाए। ऐसा हमें एक आशा होती है, या एक ऐसा हमारा कर्तव्य होता है, एक उद्देश्य होता है कि बच्चा भाषा के बारे में हो।
मन भी कर पाए, व्यवस्थित भी कर पाए, अभिव्यक्त। पाठ्य सामग्री पढ़ने के पश्चात अध्यापिका ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को उनके पठन बोध के संवर्धन के लिए पठन के बाद की गतिविधि में संकलन किया, मतलब पढ़ने के बाद की गतिविधि में से कौन सा कार्य वह पठन से बाद चुनेगी। पाठ में आए गए शब्दों का शुद्धलेख करना, पढ़े हुए पाठ के बारे में 7-8 वाक्य लिखने, ये कह सकती है। पढ़े हुए पाठ पर कठिन शब्दों को अर्थ याद रखना, याद तो नेगेटिव होता है, गलत है। रामपट पर लिखे प्रश्न उत्तर को देखकर अपनी कॉपी में लिखना, ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पर होगा 7-8 वर्ड लिखे जो उसने उसमें देखे हैं, तो बच्चा समझा, जितना अच्छा समझा होगा उसमें 7-8 वर्ड जो है बता पाएगा, वाक्य बता पाएगा। वाक्य मतलब बता, यानी कि ओवरऑल उसके बारे में क्या सीखा है, तो एक 7-8 वाक्य जो है उसमें बता पाएगा। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे सेकंड होना। सेकंड नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सहपाठी समीक्षा एक महत्वपूर्ण युक्ति है। मतलब सहपाठी के साथ जो हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं समीक्षा करते हैं। मतलब आपसी में जो हम देखते हैं कि हमने किसी प्रकार को कैसे सीखा है कोई भी चीज़। अपने सहपाठियों की गलतियां निकालने के लिए प्रोत्साहित करना, सहपाठी को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना तो बाद में प्रारूप में सुधार की दृष्टि से सहायक होगी। बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों के लेखन का मूल्यांकन करके अध्यापक की मदद करना, लेखन हेतु विचारों को संबंध करना और अनुच्छेद लिखना। तो वहाँ पे बस यही है कि जब पुष्टि मिल जाएगी, एक तरह से रचनात्मक प्रतिपुष्टि मिल जाएगी और बाद में उसको हम सुधार भी कर पाएंगे। इसलिए तो हम ग्रुप में पाठन करवाते, समीक्षा करवाते हैं, ताकि वो एक दूसरे के जो टास्क हैं, कार्य हैं, उसकी समीक्षा कर पाए। वो पहले वाला दूसरे के वाले के जो कार्य हैं उसके बारे में बता पाए और दूसरा वाला पहले वाले कार्य को बता पाए। इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक कुशल पाठक बनने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन के जीवन से और विभिन्न विषयों से अर्जित ज्ञान का प्रयोग करते हुए लिखित सामग्री के बारे में तर्क करना सीखना। ठीक है, क्या कह रहा है? एक कुशल पाठक बनने के लिए प्रतिदिन के जीवन से विभिन्न विषयों से अर्जित ज्ञान को लेना, मतलब जीवन से जुड़े हुए, और लिखित सामग्री के बारे में तर्क करना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कुशल पाठक क्या होता है? वैसी बात है, रचनात्मक है ना। और रचनात्मक है यानी कि सामग्री से जोड़ते हुए कोई भी चीज़ क्या कर रहा है, सीख रहा है। ये बात है कि रचनात्मकता है उसके अंदर। तो बी आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? रचनात्मकता। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेखन का वह कौन सा प्रकार है जो तथ्यों की व्याख्या करता है और उन्हें सामने लाता है? तथ्यों की व्याख्या करता है, उसको सामने लाता है। तो ये वर्णन से नहीं है, व्याख्या हो सकता है, प्रत्यकारी नहीं है, वृत्तांतात्मक नहीं है। आंसर क्या होगा? व्याख्यात्मक। तो ये देखो, ये जो पेपर है बच्चों, अब देख पा रहे हो, लेटेस्ट पेपर था बच्चों, और काफ़ी मेरे ख्याल से 2024 का ही पेपर हमने डिस्कस किया है। काफ़ी अच्छे वर्ड्स आए हैं इसमें, आप देख रहे हो। और अभी ये भी देख पा रहे हो कि कितना लेवल पर क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर कभी आसान नहीं आने वाला। वो अपने तरह से बेस्ट और जो कहते हैं कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन बना के आपसे भेजेगा, ताकि आप उस पर सोचो। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप उस पर सोच पाओ, समझ पाओ, है ना, ऐसे क्वेश्चन। और कॉन्सेप्चुअल तो होते ही आपको बताइए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम फिर से लाएंगे। और आपको मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब आप लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, तो आपको थोड़े और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये कहीं अच्छा है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, चीज़ों को समझ में भी आ रही चीज़ें। तो होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपने काफ़ी चीज़ सीखा होगा आज की वीडियो से। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो जो सीरीज़ हम चला रहे हैं सुपर 30 क्वेश्चंस की, ठीक है, उनका लाभ उनको भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बच्चों।